पहले इवन नंबर था, इवन नंबर के बाद इन्होंने फिर पूछा था यहाँ पर एक इवन नंबर फिर इवन नंबर। तो मैंने पहला पेयर तो ये ढूंढ लिया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर फिर यहाँ से ये हो गया है ना, चौथा पेयर ये हो गया। तो 4 पेयर हो गए आपके, तो इसका 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। सम, उसके बाद सम, उसके बाद सम। ठीक है। रैंकिंग में जो स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, केवीएस बहुत पूछता है इसको। सर्कुलर अरेंजमेंट हो, वृत्त के अकॉर्डिंग आपको लगाना होता है कि सेंटर की और उनका फेस है। और फिर ये मैंने क्वेश्चन देखे थे हाइट और वेट के अकॉर्डिंग भी, कि इसका वजन इससे इतना ज्यादा है, इसका वजन इससे कम है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा हुआ था। एक इन्होंने ये पूछा था इसके हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट वाइज ये इससे लंबा है, ये इससे छोटा है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सवाल हम रैंकिंग में करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं रैंकिंग। रैंकिंग में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला आप देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा ए बी सी डी ई एफ जी। पेपर में अगर टॉप और बॉटम का मतलब होता है ये लेफ्ट है, इसको राइट भी कहते हैं। ठीक है, जिनको कंफ्यूजन होती है ना हिंदी में कि दायां क्या होता है, दायां का मतलब होता है द राइट। दाएं को आप ऐसे याद कर लेना, द राइट है। तो देखो अब मैं यहाँ से बोलता हूँ कि डी जो है ऊपर से चौथे नंबर पर है, और ये यहाँ से बॉटम से भी ये 4th नंबर पे है। जैसे मैं एक सवाल बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये नीचे से भी चौथे नंबर पे है। तो बताइए इसमें कितने बच्चे हैं? 7। तो देखो आप काउंट करोगे यहाँ पर डी जो वैसे ऐड करेंगे तो देखो कितनी बार आ रहा है, ये 8 आ रहा है। इसमें डी जो है वो 2 बार आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? फॉर्मूला बनता है टोटल, हाँ जी, टोटल इक्वल टू अपर रैंक प्लस लोअर रैंक -1। ये सबको याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हम बहुत जगह ये फॉर्मूले लगाएंगे। तो ऊपर से रैंक इसकी कितनी थी? चौथी। नीचे से रैंक कितनी थी? चौथी, -1। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा? 7 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 7 ही है इसमें। तो अब ये वाला सवाल जो है इसको देखते हैं। इसने बोला है रोहन जो है ऊपर से 7वें नंबर से, नीचे से 26वें नंबर पे। टोटल इक्वल टू अपर रैंक प्लस लोअर रैंक -1। तो 7 + 26 -1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ से 33। 33 में से 1 घटा देंगे तो 32 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 32 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 33 भी होना था। इससे बताइए। पेपर में देखो ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक क्या लगानी है आपको, सभी जरा नोट कर लें इसको। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो आपको याद रखना, अपर प्लस लोअर -1 इक्वल टू टोटल। ये वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो 14 लिखा हुआ है, ठीक है, और 27, इनको जोड़ दो जरा, कितना होगा, और उसमें से 1 घटा दो। ये 40 के बराबर आ रहा है ना यहाँ पर, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। आंसर चेक करना हो आपको तो ये याद रखना है हमेशा कि लेफ्ट और राइट जो होता है वो सम से, जोड़ से 1 कम होता है हमेशा, मतलब 1 ज्यादा होता है। तो 14 और 27 को जोड़ा तो 41 आ गया, जो क्या है, इससे 1 ज्यादा है ना। हर बार आपको ऐसे याद रखना है। अब कॉन्सेप्ट वाइज कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि मैंने बताया यहाँ पर, ये पूरे यहाँ पर है 40 बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर राकेश नाम का एक लड़का है, उसकी जो रैंक है दाया, दाया कभी भी बोले ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, याद रखना है। तो इसकी रैंक जो नीचे से है वो 14 है। तो इन्होंने पूछा है कि आप बताइए ऊपर से इसकी रैंक कितनी है। जो फॉर्मूले से करेगा ऐसे लिख लेना, टोटल अपर प्लस लोअर -1। तो इसकी संख्या कितनी थी? टोटल है 40। ऊपर से हमें निकालना है तो यू रहने दो, लोअर नीचे से कितनी है? 14 -1। तो 40 बराबर यू प्लस 13, यहाँ से उसको माइनस कर देंगे तो 40 - 13 बराबर 27। ये आंसर आ गया जो इस तरीके से सॉल्व करना चाहता है। और जो ट्रिक से सॉल्व करना चाहता है तो हमेशा याद रखना, जो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है सब में आप पहले ये जोड़ दीजिए, 14 14 14। इनको जोड़ के कितना आ रहा है? 38। इसको जोड़ के कितना आ रहा है? 41। इसको जोड़ के कितना आ रहा है? 40। तो हमेशा आंसर जो है एक ज्यादा होगा, मतलब लेफ्ट और राइट है हमेशा एक ज्यादा होगा, क्योंकि ये माइनस में ना, इसको यहाँ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो टोटल जो होगा, टोटल +1 इक्वल टू अपर रैंक प्लस लोअर रैंक। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, तो इस तरीके से निकालना हो तो इस तरीके से निकाल लेना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, केवीएस या एनबीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे DSSS हो, चाहे कोई भी रेलवे का एग्जाम हो। ठीक है, हर जगह ये पेपर में आता है। तो मैं आपको ये समझा दूंगा, फिर इसके बाद कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। चलो करो इसको आप सब, सभी जरा देखें। पेपर में जब भी ये सवाल आएगा तो आपको एक वर्ड इंटरचेंजिंग लिखा होगा, इंटरचेंज लिखा होगा, आपस में बदल लेते हैं।
तो ऐसे सवाल कहीं भी पेपर में आते हैं तो सिंपल सी ट्रिक होती है, आपको क्या करना है, इन दोनों का सम जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे यहाँ से लेफ्ट हैंड का सम और इसका सम हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट है। पेपर में दो चीजें पूछता है, या तो पूछेगा टोटल, या तो पूछेगा आप जो इंटरचेंज जो हुई है पोजीशन जो सेकंड पर्सन है उसको बताओ। तो दो टाइप के सवाल आएंगे पेपर में, एक तो कुल संख्या आएगी, जब अभी यहाँ पर कुल पूछा हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं, आप फटाफट इसको देखो, इसको जोड़ो जरा, इसको जोड़ के कितना आ रहा है, 34 आ रहा है ना, 34। तो इसका सम भी 34 होना चाहिए था। तो इसमें मैं क्या ऐड करूं, देखो आप कैसे निकालना है आपको, देखो आप यहाँ से ऐसे देखो, इसमें कितने का डिफरेंस है, पहले इसमें 15 का डिफरेंस है, इसमें 15 का डिफरेंस है, तो इसमें भी सेम 15 का डिफरेंस होगा। मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर होगा, अंतर जो है वो बराबर होगा। जैसे मान लो यहाँ से अगर 15 का अंतर है तो इस वाले नंबर में 15 का अंतर होगा। तो अभी तो मैंने पोजीशन निकाल दी 27 किसकी, अगर इसने पूछी होती यहाँ पर वेंकट की जो पोजीशन है वो क्या होगी, तो 27 इसका आंसर आ जाता, अगर इसकी पोजीशन पूछता। जब भी टोटल पूछे तो कुछ नहीं करना, जो भी आपको ये लेफ्ट और राइट का सम है उसमें से एक घटा देना, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट हो गया, वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस, मतलब अपर रैंक प्लस लोअर रैंक माइनस वन, अपर रैंक प्लस लोअर रैंक माइनस वन। इसीलिए क्या करेंगे, 34 यहाँ से भी आ रहा है, 34 यहाँ से भी आ रहा है, तो एक घटा देंगे, तो 33 इसका आंसर आ जाएगा कुल, अगर पेपर में पूछा जाएगा तो। ठीक है, सबको समझ में आ गया, दोबारा से एक बार और देख लो, अब साफ साफ थोड़ा और कर देता हूँ। पेपर में हमें बस यहाँ पर देखना है, ये 7th प्लेस पर है, ये यहाँ से 12 है। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पर श्रीनाथ है, यहाँ पर वेंकट है। अब ये अपनी पोजीशन चेंज कौन करता है, बस आपको ये देखना है, पोजीशन चेंज करता है यहाँ पर श्रीनाथ, ये यहाँ से चला जाता है 22 नंबर पे। तो बस आपको ये देखना है इसने कितने का अंतर यहाँ से लिया, 15 का अंतर लिया है, तो 15 आप इसमें भी जोड़ दीजिए, तो 15 इसमें जोड़ देंगे हुए 27। तो अगर पेपर में पर्सन की पूछता है कि दूसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड, तो उसकी पोजीशन यहाँ ही आ जाएगी। अगर पेपर में टोटल पूछेगा, ये हमेशा सबका लेफ्ट हैंड ये इक्वल आना चाहिए, अगर ये अलग अलग आ रहा है तो समझ लो गलत है। ये कितना आ रहा है यहाँ से 34, ये भी कितना आ रहा है यहाँ से 34। तो हमें क्या करना है, टोटल में से एक माइनस कर दीजिए बस, तो इसका आंसर आ जाएगा 34 माइनस 1 33। ठीक है, और ये क्यों करा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने इसलिए किया है कि मैंने अभी आपको बताया ना टोटल जो पोजीशन होती है कैसे निकालते हैं, अपर रैंक प्लस लोअर रैंक माइनस 1। तो टोटल निकालने के लिए ये वाली कंडीशन लगानी है। तो ऐसे अब दो सवाल आएंगे आपके पास, अपने आंसर निकाल लेना, जब मैं पूछूंगा जब बताना आप सब। पहले इसको रीड कर लो, फिर आराम से आंसर कोई बताएगा नहीं, जब मैं पूछूंगा जब भी बताना है आपको। आपका आंसर 40 आ रहा है, ठीक है चेक कर लेते हैं। ये लेफ्ट पे यहाँ पर 9 पे थी, पेपर में बस ऐसे लिखना 9, यहाँ लिखना 16। ठीक है, ये तो पता है ना आपको लेफ्ट है राइट है। पोजीशन किसने चेंज करी है, कमला जो है वो कहाँ पहुंच जाती है 25 पर, ये यहाँ पहुंच जाती है 25 पे। तो इसने कितने का जंप किया यहाँ से यहाँ तक, 3 का 15, 9 से इसने 16 का ना, 16 का, हाँ जी 16 इसमें भी जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया यहाँ से 32। तो जो इसका डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इक्वल होना आएगा हमेशा, डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, याद रखना है। तो अब टोटल निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लो, देखो इसका सम 40 बना रहा है, यहाँ भी 40 बना रहा है, इसमें से एक कम कर देंगे, करेक्ट है आपका आंसर, टोटल -1 हो जाएगा, मतलब 40 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है सर्कुलर का नहीं है, अब हम इसमें क्या करेंगे, रैंकिंग तो हमने कर ली यहाँ पर, अब इसके बाद लाइन अरेंजमेंट करेंगे, वो डायरेक्शन वाइज भी हो सकता है पेपर में, कि वो उत्तर की दिशा में बैठा हुआ है, पश्चिम की दिशा में बैठा है। तो ऐसे 4-5 सवाल आएंगे, उनको हमें करना। सबको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, सभी इस बात को नोट कर लें। सवाल में जब भी कॉमा जब भी लिखा होगा, कॉमा इस तरीके से लिखा होगा, ए सी के पीछे बैठा हुआ है, ठीक है, ए इज सिटिंग बिहाइंड सी, ये कॉमा लगा है, बट इन द फ्रंट ऑफ बी, इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो ए के बारे में कह रहा है, मतलब ए को आपको यहाँ लिखना है, ए जो है सी के पीछे बैठा है, तो सी के पीछे बैठा हुआ है यहाँ पर ये, परंतु बी के सामने बैठा हुआ है, ये बी के सामने बैठा हुआ है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास कॉमा मिल जाए तो कॉमा का मतलब आप समझ जाना कि हमें इसको बीच में लिखना है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं हम कैसे करना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमने यहाँ से पढ़ के देखा, ए जो है किसके पीछे बैठा हुआ है, सी के, ठीक, परंतु बी के सामने बैठा हुआ है, बी के सामने ही हो गया। पीछे वर्ड जब भी आपको मिल जाए तो समझ जाना वो उसकी बात कर रहा है कि उसके लेफ्ट की बात कर रहा है।
ठीक है, ये पढ़ लिया। फिर अब आगे देखते हैं सी के बारे में क्या बोला। सी को बीच में लिखना है आपको, कॉमा लिखा है ना। सी जो है ई के पीछे बैठा हुआ है, ठीक है, ये इसने यहाँ तक बोला हुआ है। परंतु डी जो है, डी कहाँ बैठा हुआ है, हाँ, डी बैठा हुआ है। बस दो ही स्टेटमेंट दे रखा था इन्होंने, और तो यहाँ एक स्टेटमेंट यहाँ पर भी है। हाँ, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, आप देखेंगे इसमें कॉमन एक लेटर, कौन सा कॉमन लेटर ये बताइए जरा। सी और सी मिल रहा है ना यहाँ पर कॉमन, तो आपको बीच में, हाँ जी, सी लिख दीजिए बीच में। सी के बगल में दो नंबर कौन से लेफ्ट में, ये हैं बी और ए, और इसके राइट में कौन से हैं, ई एंड डी। तो इसमें देखो कौन सा आंसर आ गया, बी। बी, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो सबसे मेन आपको समझना है, ये कॉमा का मतलब सबको पता होना चाहिए। कभी भी वर्ड का ये कॉमा लग जाए तो वो बीच में ही आएगा। देखो मैंने यहाँ कॉमा लिखा था, ये मेरा वर्ड जो था यहाँ पर बीच में था। ये कॉमा सी है, तो सी भी मेरा यहाँ पर कहाँ था, पहले स्टार्टिंग में यहाँ से था। अब जो भी स्टेटमेंट जो बोला जाएगा ना, ये जब भी कॉमा हो जाए, या तो बीच में होगा या तो ये होगा, इसके बारे में स्टेटमेंट जो है वो इसके बारे में ही बात हो रही है। सी जो है ई के पीछे बैठा हुआ है। अब यहाँ पर खत्म हो गया, फिर यहाँ पर एक कॉमा और आ गया देखो, परंतु यहाँ पर ये इसलिए मैंने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। तो अगला एक सवाल और सब देखिए क्या करना है, एक दो बार में आएगा, जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट टाइम में आ जाए। इसमें लिखा इन्होंने ये है, जो पी जो है एम के बाईं ओर है तथा ओ के दाईं ओर है, ठीक है। एट ए कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन रो, पी इज, ये इज का मतलब बराबर होता है, ठीक है। पी, ठीक है मैम चेक कर रहा हूँ, पी इज टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड राइट ऑफ ओ। तो इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, जो पी जो है एम के लेफ्ट में है, एम का लेफ्ट ये होगा, ठीक है, और ओ के राइट की ओर है, ये ओ का राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। पहला स्टेटमेंट तो हो गया क्वेश्चन 1, ठीक है, यहां तक हम पहले कर लेंगे पढ़ के। अब दूसरा देखो, उसने बोला आर, तो आर को आप ऐसे लिखिए बीच में, आर एन के दाई ओर है, दाई का मतलब होता है राइट, तो एन का राइट क्या होगा, एन का राइट ये होगा। परंतु किंतु ओ के लेफ्ट में कौन, ये स्टेटमेंट 2 हो गया। अब मैंने देखा इन दोनों में कॉमन कौन सा लेटर है, इसके बीच में कॉमन है ओ यहाँ लिखा। ओ के राइट में कितने, दो हैं पर्सन, एम, सॉरी पी और एम, और ओ के लेफ्ट में यहाँ पर एन और आर, तो 5 हैं। ये 5 में बीच में कौन बैठा हुआ है, बीच में ये बैठा है ओ जिनका आंसर था वो करेक्ट है। ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। इसमें जरा मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जरा सभी नोट करें बात को, फिर उसके बाद करना, सभी नोट कर लें। स्टेप 1 करते समय दिमाग में ये होगा, कभी भी बिटवीन वाला वर्ड मिल जाए, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर बी इज द बिटवीन ऑफ डी सी, बिटवीन हमेशा 50% को रिप्रेजेंट करता है मैथ के टर्म में, ठीक है, बीच में है। जैसे यहाँ पर लिखा है जो बी जो है वो डी और सी के बीच में है, तो एक तो ये वाला स्टेटमेंट होगा और एक ये वाला स्टेटमेंट होगा, है ना। ये दोनों फुलफिल कर रहे हैं, इसको दोनों ट्रू हैं, क्योंकि डी जो है, इसने क्या बोला था, बी जो है डी और सी के बीच में है। इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जो बी जो है वो सी और डी के बीच में है, तो हमेशा इस स्टेटमेंट को, आंसर क्या बताया आपने, ए, ठीक है, चेक करते हैं इसको। अभी सभी इस बात को नोट कर लेना, इसके ही बिना सवाल नहीं होगा। अब देखो करते हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो टी और सी के बीच में, पहले आप ये लिख लीजिए, फिर ऐसे लिख दीजिए, इसको लिख देना यहाँ पर 50%। सभी इस तरीके से करेंगे, जो फर्स्ट टाइम करेगा इसको। अब इसके बाद इसने यहाँ पर ये बोला हुआ था, ए जो है ई और सी के बीच में है, तो इसको भी आप ऐसे लिखोगे, ए जो है ई और सी के बीच में है, सी, ये भी 50% है। अब देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या लिखा है, एफ जो है वो डी के राइट की ओर, तो ये वाला स्टेटमेंट जो होता है वो 100% स्टेटमेंट होता है। तो करते कैसे हैं, 100 वाले से ही करते हैं, 50% एजम्पशन से नहीं करते, हम 100% से करेंगे। तो डी एफ के बगल में है, देखते हैं ऐसी कहीं जगह है जहां डी के बगल में एफ लिख सकें, यहाँ तो लिख नहीं सकते, डी के बगल में बी है, तो ये वाला जो है, ये वाली लाइन को आप यहाँ से कट कर दोगे, क्योंकि मैं जो एक्यूरेसी चेक कर रहा हूँ मुझे पता है कि डी एफ के बगल में ही है, ठीक है, ये 100% स्टेटमेंट है, इसने बोला हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर डी के बगल में बी है, तो ये वाली लाइन कट जाएगी। अब यहाँ पर जगह खाली है ना बगल में, तो ऐसे लिख लेंगे सी बी डी, तो इस वाले स्टेटमेंट ने इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने कर दिया। अब नीचे देखते हैं यहाँ पर
सी के यहाँ पर राइट साइड में तो कोई जगह है नहीं, सी के लेफ्ट में जगह है, तो देखते हैं सी के यहाँ पर राइट में तो ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए और ई, तो इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे कि हमें तो चाहिए यहाँ पर लेफ्ट में इसकी जगह खाली, तो वो ये वाले वर्ड है, ये तो पहले बोल रहा है राइट में यहाँ पर ए और ई है, जबकि हम जो 100% से निकाल रहे हैं वो ये आ रहे हैं, तो इसको ही सही मानेंगे। ये 50% एजम्पशन होता है, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट लेना होता है, तो इसको यहाँ कट कर देंगे। लेफ्ट में क्या है यहाँ पर ए और ई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद एक सर्कल बना लेंगे, सर्कल है ना ये, सर्कल बनाने के बाद आप इसको चाहे क्लॉकवाइज लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लो, यहाँ पहले ई आ जाएगा, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, डी आ जाएगा और एफ आ जाएगा। तो इसने पूछा था ए और एफ के बीच में क्या है, तो ए और एफ के बीच में यहाँ पर ई है। सभी इसको नोट कर लें, इसको अरेंज हमें कैसे करना है, अरेंज करते समय इसको आपको क्लॉकवाइज अरेंज कराना है, ठीक है, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो मैंने पहले यहाँ पर क्या लिखा, ये वाला वर्ड लिखा ई, ये यहाँ लिखा है मैंने, फिर उसके बाद ये वाला वर्ड है, इस तरीके से चलता है, ठीक है। आराम से धीरे धीरे करना है इस क्वेश्चन को, आंसर कोई बताएगा नहीं, जब मैं बोलूंगा जब ये आंसर बताना आप सब। अब हम इस आंसर को वेरीफाई करते हैं, ये वाला आंसर सही है गलत है। तो सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर दिमाग में एक जो मैंने बात बताई है उसी को दिमाग में रखना है, बाकी सारे सवाल आराम से हो जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी है सर्कुलर अरेंजमेंट में। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो बिटवीन वाले स्टेटमेंट जो होते हैं वो 50% होते हैं, और जो एग्जैक्ट जो होते हैं, जब बोलते हैं ना ये इसके लेफ्ट में राइट में है, तो वो होता है 100% वाला स्टेटमेंट। तो हमेशा 100% को लेके मान के चल के 50-50 को एलिमिनेट करते हैं। तो जरा देखते हैं क्या कैसे लगाएंगे इसको। तो पहले इसने यहाँ पर ये बोला हुआ था कि बी जो है एफ और सी के बीच में, तो मैं इसको इंटरचेंज करके लिख दूंगा यहाँ पर। तो ये हो गया पहले 50% स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ए जो है ई और डी के बीच में बैठा हुआ है, ये भी हो गया 50% स्टेटमेंट। अब इसने यहाँ पर ये बोला हुआ है एफ जो है वो डी के लेफ्ट में है, मैं चेक करके बता रहा हूँ। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है 100% है ना। अब इससे एलिमिनेट करके हम फटाफट करना स्टार्ट करेंगे। इनके अभी पहली दूसरी बार में गलतियां हो रही हैं, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं एफ के बगल में डी है, कहीं जगह खाली लिस्ट है नहीं। एफ के बगल में यहाँ पर इन्होंने बी लिखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमें एफ के बगल में डी लिखना है, तो मैंने यहाँ डी लिखा है, ठीक है। तो ये नंबर अब 100% सही हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर डी के बाद हमें यहाँ पर जगह खाली है, राइट में है, लेफ्ट में नहीं है। तो लेफ्ट में कौन सा स्टेटमेंट लिखा है इन्होंने, ई और ए, ये गलत मान लेंगे, ये गलत होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर राइट में जगह खाली है, राइट में यहाँ पर ए और ई आ सकते हैं, ए और ये लिख दिया, ऐसे एक गोला बना लिया, ठीक है। ऐसे एक गोला बनाने के बाद घड़ी के अकॉर्डिंग पहले ये वाला वर्ड आएगा सी, सी के बाद आएगा यहाँ पर बी, बी के बाद आएगा एफ, एफ के बाद आएगा डी, डी के बाद आएगा ए के बाद आएगा ई। अब इसने बोला था आप ये बताइए ए और एफ के बीच में क्या है, ये मैंने क्या लिखा था डी, हाँ, तो इसके बीच में कौन है डी, तो इसका आंसर आएगा ये बी, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये वाला टाइप जो है ये भी केवीएस बहुत पूछता है, तो ये वाला टाइप आपको आना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। जरा आप सब कर सकते हैं तो जरा बताइए आंसर इसका क्या होगा। इसकी सिंपल से एक ट्रिक होती है, हमने जैसे इक्वेशन पढ़ी होती है ना, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, तो हमेशा जो इसका कंपेयर करते हैं ना, कंपेयरिंग क्या इसमें करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में, फिर सेकंड और थर्ड में, और फिर थर्ड एंड वन में, ये ऐसे नोट करना। तो हमें करना क्या होता है, पहले हम देखेंगे एक और दो में कॉमन क्या है, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, इसमें 5 यहाँ मिल रहा है, तो 5 आप यहाँ लिख लीजिए अलग से। 5 लिखने के बाद आपको देखना है, हमने पहले यहाँ पर वर्ड देख लिए, इनमें से 5 मिल रहा था, इनमें कौन सा वर्ड मिल रहा है, इनमें इसका कौन सा वर्ड है, ओल्ड, तो यहाँ लिख देंगे 5 की जो वैल्यू आ गई ओल्ड आ गई। इन दोनों से हमने ये निकाल लिया। अब सेकंड और थर्ड देखते हैं, इन दोनों में क्या मिल रहा है, कोई लेटर कॉमन है, नहीं, कोई बात नहीं। अब हम एक काम करेंगे, पहले और तीसरे में देखेंगे इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, 3, तो 3 में देखते हैं। अब इसमें कोई वर्ड है जो कॉमन है, बुक्स, है ना, हाँ जी।
अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपको देखना है कि आर कहाँ पर है। आर मतलब इस वाले स्टेटमेंट में देखो, पहले वाली क्वेश्चन में यहाँ से आप देखो कि आर किस में लाई कर रहा है, आर फर्स्ट वाले में लाई कर रहा है। तो अब आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 से ओल्ड को कट कर देना है, 5 से ओल्ड कट कर देना है, 3 से बुक को कैंसिल कर देना है। तो 2 का जो आंसर आ गया वो आर होगा। तो जिन्होंने पहले बताया था उनका आंसर करेक्ट है, तो इसका सेकंड होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या याद रखना है, सभी दोबारा से सुन लें। 3 इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है, पहली दूसरी में देखना है कॉमन, ठीक है, फिर दूसरी तीसरी में कॉमन देखना है, ना मिले तो कोई बात नहीं, ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, हमें 3 बार ये कंडीशन चेक करनी है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड एंड, ये लिख लो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और थर्ड एंड फर्स्ट, ये चेक करनी है आपको। इसके अकॉर्डिंग कॉमन लिखना है, देन आंसर आ जाएगा। और हाँ, उसके बाद हमें क्या देखना है कि जो भी इन्होंने लेटर की वैल्यू पूछी, जो भी वर्ड की जो वैल्यू पूछी, वो कौन सी इक्वेशन में आ रहा है। ठीक है, अभी आप जैसे इसमें अभी कंफ्यूज हो जाओगे, क्या ढूंढूं क्या ना ढूंढूं, कहाँ से निकालूं। तो ये इस तरीके से निकलता है, जो भी आर किस में लाई कर रहा है, आर तो इसमें है नहीं, बाय गुड बुक्स नहीं है, मैन इज ओल्ड में नहीं है, आर इसमें था, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ऐसे 2 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए जरा 2 क्वेश्चन। टाइप 2 जो है ये कोडिंग डिकोडिंग में ये भी पूछा जाता है, ये भी केवीएस बहुत पहले पूछता था सवाल को, तो ये आपको आना चाहिए। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है, जब भी हम ऐसे डैश करके लिखते हैं ना, ए की वैल्यू बी है, बी की वैल्यू सी है, सी की वैल्यू डी है, डी की वैल्यू एफ है, तो जब भी हमें पूछा जाता है तो बताइए डी को क्या बोलेंगे, तो हमेशा आंसर जो होता है ना वो एक प्लस होता है, मतलब इसका नेक्स्ट वाला जो होता है वो आंसर होता है। ये बात सबको याद रखनी है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पूछूंगा कि ए को बी कहा जाता है, बी को सी कहा जाता है, सी को डी कहा जाता है, डी को एफ कहा जाता है, तो बताइए डी को क्या कहा जाएगा, तो वो एफ कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये ना, इसको जरा इक्वेशन बना लो आप, इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड स्काई। ठीक है, इसको नोट करो इस तरीके से आप। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगी देखो, एयर जो है ग्रीन होगी, ग्रीन को इन्होंने बोल दिया ब्लू, ब्लू को बोल दिया इन्होंने स्काई, स्काई को बोल दिया इन्होंने, अब येलो को बोल दिया इन्होंने वाटर, और भी तो नहीं है, तो वाटर को ही बोल दिया पिंक। ठीक है, इतना लंबा स्टेटमेंट बोल दिया। तो इन्होंने पूछा है कि आप बताइए कि जो है आसमान का कलर कौन सा होगा, तो आसमान का कलर कौन सा होगा, स्काई के बारे में पूछा हुआ है, तो स्काई का क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, येलो। एक नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, जो रैंकिंग मैंने करा दिया आपको, रैंकिंग कराने के बाद मैंने आपको सर्कुलर अरेंजमेंट करा दिया, लाइन वाले करा दिए। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में ना थोड़ी सी जो बातें बताऊंगा वो याद रखनी है। जैसे आप सबने ये ABCD पूरी पढ़ी होगी, 26 यहाँ पर लेटर है। ठीक है, जब भी हमें लेफ्ट से काउंटिंग करनी होती है, अगर मैं पूछूं लेफ्ट से 5th लेटर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर ई इसका आंसर लिख देंगे।